हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशेष छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूँ और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमने इंडियन इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ले रखा है और आज का हमारा टॉपिक है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड पे अपन 10 MCQ आज करेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है द टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड बाय अस इज कॉल्ड। कहता है हमारे द्वारा जिस तरह की वस्तुएं और सेवाएं आयातित और निर्यातित की जाती हैं उसे हम क्या कहेंगे। व्यापार की संरचना, व्यापार का शेष, व्यापार की दिशा और व्यापार का आकार। फॉरेन ट्रेड को समझने के लिए सबसे पहले ये बुनियादी क्वेश्चन है। हमें ये बहुत पहले से पता है कि हम दूसरे कंट्री से माल मंगाते हैं या सेवाएं लेते हैं तो उसे इंपोर्ट कहते हैं। दूसरे कंट्री को हम वस्तुएं और सेवाएं बेचते हैं तो उसे एक्सपोर्ट कहते हैं। अब व्यापार का स्ट्रक्चर क्या होता है? जिस तरह की वस्तुएं और सेवाओं का हम लेन देन करते हैं उसे कहते हैं स्ट्रक्चर। तो इस क्वेश्चन का आंसर स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस या व्यापार की संरचना है। जिस तरह की वस्तुओं और सेवाओं का हम आदान प्रदान करते हैं दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? हमने जितना एक्सपोर्ट किया, वस्तुओं का एक्सपोर्ट, हमने जितनी वस्तुओं का एक्सपोर्ट किया और जितना इंपोर्ट किया उसका जो अंतर होता है उसे व्यापार शेष कहते हैं। डायरेक्शन ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कि हम अपना बिजनेस यूएसए के साथ कर रहे हैं, चाइना के साथ कर रहे हैं, यूएई के साथ कर रहे हैं या किस कंट्री के साथ कर रहे हैं। बहुत सारे देश हैं तो हम किस कंट्री के साथ का सौदे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसे कहते हैं डायरेक्शन ऑफ बिजनेस। हमारी मतलब दिशा क्या है, हम उत्तर की तरफ देख रहे हैं या दक्षिण की तरफ, या हमारे नए ट्रेड पार्टनर्स कौन हैं, तो हम किस देश के साथ व्यापार कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ बिजनेस। और वॉल्यूम ऑफ बिजनेस का मतलब होता है हम कितना कर रहे हैं, यानी जो क्वांटिफाई करें। भाई हम विदेशी व्यापार कर रहे हैं तो कितने बिलियन डॉलर्स का विदेशी व्यापार हम कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। तो इस क्वेश्चन में पूछा था कि हम जिस तरह की वस्तुएं सेवाएं लेते हैं और देते हैं, इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, जिस तरह की वस्तुएं, वो कहलाती है व्यापार की संरचना। थोड़ा सा मैं इस पर और बात करूंगा आपसे। पहले अभी आप देखिएगा, इसको आप बताइएगा ये क्या है। जैसे कहता है इंडिया एक्सपोर्टेड अबाउट $450 बिलियन मर्चेंडाइज इन द फाइनेंशियल ईयर 22-23। 2022-23 के आंकड़े जो मैं विकीपीडिया से ला पाया उसमें यह है कि $450 बिलियन का बिजनेस हमने किया है। इतने का तो हमने एक्सपोर्ट किया है वस्तुओं का। एंड अबाउट $323 बिलियन ऑफ सर्विसेज। इसके अलावा हमने $323 बिलियन की सर्विसेज एक्सपोर्ट की है। ये गुड्स है या मर्चेंडाइज है। तो करीबन हमने 773, ठीक है, 773 बिलियन का बिजनेस किया है या एक्सपोर्ट किया है। ये खाली एक्सपोर्ट्स की फिगर है। तो ये जो हमने किया है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में, तो इसे हम कहेंगे वॉल्यूम, इसे हम कहेंगे मात्रा। अच्छा, हमने ये बिजनेस किन के साथ किया है? एशियान देश, जो आपके साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ होते हैं, हमने उनके साथ बहुत ज़्यादा कारोबार किया है। आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट को मिला के $133 बिलियन का। यूरोपियन यूनियन के देशों के साथ हमने $131 बिलियन का बिजनेस किया है। इसके अलावा हमारे जो मेन ट्रेड पार्टनर हैं वो है यूएस, अमेरिका, चाइना, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरेबिया और रशिया। अब आप देखिए इन दोनों पे रैंक नहीं लिखी हुई है क्योंकि ये इंडिविजुअल देश नहीं है, ये हमने उस ग्रुप के अंदर जो शामिल देश हैं उनको। तो अगर ये कभी पूछता है कि हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर 22-23 में कौन रहा, तो वो रहा यूएस को हमने $71.39 बिलियन के एक्सपोर्ट किए हैं, $46.82 के इंपोर्ट किए हैं। आपको ये फिगर्स याद नहीं करने की ज़रूरत है, करें तो अच्छी बात है बट नहीं इतनी ज़रूरत है। आप तो बस अपना जो मेन ट्रेड पार्टनर है वो कौन है, जो टोटल बिजनेस हमारा हुआ है वो है 118.21, इस टोटल से डिसाइड होता है, ठीक है। और चाइना में देखो हमारा कितना हाल ख़राब है। हम 13 रुपये, अगर मैं रुपये बोलूँ तो ये 13 रुपये का हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं तो वो हमें 90 रुपये का एक्सपोर्ट करते हैं, यानी हम उनसे 90 रुपये का, यानी लगभग 7 गुना इंपोर्ट हम करते हैं। और फिर चाइना में आंखें भी दिखाता है। आंखें क्या दिखाता है? बहुत वो ड्रैगन है, तो इसीलिए कई बार हमें थोड़ी सख्ताई करनी पड़ती है, ठीक है। तो हमारा यूएसए के साथ जो बिजनेस हुआ है वो 118.21 का है और चाइना के साथ जो टोटल बिजनेस है वो 104.32 है। इससे बहुत साल पहले तक चाइना हमारा नंबर 1 ट्रेड पार्टनर रहा क्योंकि हम इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते थे। बट अभी के लिए आपको यूएस फर्स्ट पे याद रखना है फॉर ईयर 22-23, क्योंकि जब आपका एग्जाम होगा फरवरी 24 में तो 23-24 के टोटल आंकड़े तो तब तक आएंगे नहीं।
तो अभी के लिए आप इसको याद कर सकते हैं। तो लेकिन अब इन कंट्रीज़ के साथ और भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, सबके नाम नहीं दिए मैंने, मतलब टॉप 5 लिखे हैं। तो इतने सारे कंट्रीज़ जिनसे हमारी बात चल रही है, तो इसे हम बोलते हैं डायरेक्शन, दिशा। और अब इसको आप देखिए, ये स्टेटमेंट भी मैंने कहीं से उठाया है, एक्सपोर्ट्स ऑफ टॉप 10 मेजर कमोडिटी ग्रुप्स इन मई 22। अगर मैं केवल मई के आंकड़े कहीं से ला पाया, तो मई में हमने, मई 2022 के आंकड़े, हमने इंजीनियरिंग गुड्स बेचा है सबसे ज़्यादा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट किए हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी भी एक्सपोर्ट किए हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल दवाइयाँ वगैरह, आरएमजी ऑफ ऑल टेक्सटाइल्स, कपड़े से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ठीक है। तो ये सारी आइटमें आ रही है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या आ रहा है, इंजीनियरिंग गुड्स। यहाँ वर्ड क्या है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि मतलब हमारे निर्यातों में जो सबसे ज़्यादा हम निर्यात कर पाते हैं, ये मैंने खाली निर्यात के लिए हैं, तो जो सबसे ज़्यादा हम निर्यात करते हैं वो है इंजीनियरिंग गुड्स। सिंपल है। इंपोर्ट करने का पूछे तो इंपोर्ट हम करते हैं सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट में सबसे ऊपर है, और एक्सपोर्ट में ई से इंजीनियरिंग याद कर लो। तो इंजीनियरिंग गुड्स का हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या पता लगता है, ये पता लगता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस, कि हमारा स्ट्रक्चर, किस तरह की वस्तुएं हम लेते हैं, खरीदते हैं, किस तरह की वस्तुएं हम बेचते हैं, दैट इज नोन एज स्ट्रक्चर। दूसरा क्वेश्चन कहता है इनविजिबल एक्सपोर्ट्स मीन्स। तो विजिबल क्या होता है, जो दिखाई देता है। तो दिखाई क्या देता है, गुड्स। जो गुड्स होते हैं वो दिखाई देते हैं। तो जब हम गुड्स का कारोबार करते हैं, ये इस पूरे चैप्टर में मैं जब कारोबार बोलूँगा तो मेरा मतलब विदेशी व्यापार से ही है, फॉरेन ट्रेड से ही है। तो जब अपन गुड्स या कमोडिटी या मर्चेंडाइज, वस्तुएं, सामान, माल, इसको तो बोलते हैं दृश्य, क्योंकि ये दिखाई देते हैं, ठीक है। लेकिन जो सेवाएं होती हैं, जो सेवाओं का आदान प्रदान होता है, और जो हम सेवाएं दूसरे कंट्रीज़ को देते हैं और उनसे फॉरेक्स कमाते हैं, फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज हम कमाते हैं, तो वो कहलाता है इनविजिबल एक्सपोर्ट। तो जब हम सेवाओं का निर्यात करते हैं, बाकी ऑप्शन वैसे क्या थे, ये कहता है कि जब हम प्रोहिबिटेड गुड्स, यानी जिस माल पे पाबंदी लगी हुई है उसको एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसे बोलते हैं इनविजिबल एक्सपोर्ट्स, क्योंकि वो दिखते नहीं हैं। यही कह रहा है कि जब हम अनरिटर्न गुड्स, मतलब जो फॉर्म हम भर के देते हैं उसमें जो वस्तुएं नहीं लिखते हैं, उनका कारोबार कहलाता है इनविजिबल। या हम कहता है कि स्मगलिंग या तस्करी के थ्रू जो माल वहाँ पहुँचाते हैं दूसरे कंट्रीज़ में, वो होता है इनविजिबल एक्सपोर्ट्स। ये नहीं है। जब हम सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं तो सेवाएं एक्चुअली दिखती नहीं हैं, ठीक है ना। मतलब आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप कोचिंग पढ़ते हैं, या मान लीजिए कोई इंडियन ट्यूटर है, वो कोई फॉरेन के बच्चे को कोचिंग कराता है, बदले में उससे $1000 लेता है, तो वो हमें पैसे देता है, वो हमें दिखता है, लेकिन हम उसे क्या दे रहे हैं वो फिजिकली नहीं दिखता, लेकिन वो मेंटली ट्रांसफ़र होता है। तो जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, दैट इज़ कॉल्ड इनविजिबल एक्सपोर्ट। आप थोड़ा पढ़ लीजिए। बहुत राहें हैं पैसा कमाने की, जस्ट थोड़ा सा आपको आंखें खोलने की ज़रूरत है। मोबाइल पे जो दूसरी चीज़ें देखते हो उसके बजाय कुछ और देखने की ज़रूरत है। एक बार ज़िंदगी बेहतर कर लो, फिर चाहे जो देखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है EPCG स्टैंड्स फॉर। ई से मतलब है एक्सपोर्ट, पी से मतलब है प्रमोशन, सी से मतलब कैपिटल, और जी का मतलब गुड्स। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है एक्सपोर्ट प्रमोशन कंज्यूमर गुड्स, सेकंड में लिखा हुआ है एक्सपोर्ट प्रोग्रामर फॉर क्रेडिट जनरेशन, थर्ड में लिखा है एक्सचेंज प्रोग्रामर फॉर कंज्यूमर गुड्स। सही आंसर का 4 है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। ये एक योजना शुरू की गई थी EPCG, जिसमें आप कैपिटल गुड्स मैंने बताया मशीनें वगैरह, जिस चीज़ से आप प्रोडक्शन किया करते हैं ना, उनको अपन टेक्निकली कहते हैं कैपिटल गुड्स। मशीन उसका वन ऑफ द पार्ट है या वन ऑफ द एग्जाम्पल है। तो हम क्या करेंगे, EPCG योजना में क्या है, हम दूसरे कंट्री से कैपिटल गुड्स मंगा सकते हैं, और वो बिना किसी कस्टम ड्यूटी को चुकाए मंगा सकते हैं। आपको ये पता है कि जब हम दूसरे देश से माल मंगाएंगे तो इंपोर्ट ड्यूटी कहलाता है। जब हम दूसरे देश को बेचते हैं और बाय द वे हमारे ऊपर टैक्स लगाए जाते हैं, तो उसे एक्सपोर्ट ड्यूटी कहा जाता है। इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी को शामिल रूप से कस्टम ड्यूटी कहा जाता है। तो कस्टम ड्यूटी से मुक्त कर दिया गया था EPCG योजना के तहत। मैं आपको थोड़ा इसको बताता हूँ, आप इसका फुल फॉर्म ज़रूर याद करके जाइएगा। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम क्या थी, इज़ अ स्कीम विच अलाउज एन एक्सपोर्टर टू इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। मतलब जो हमारे यहाँ का निर्यातक है उसे कहा कि आप चिंता मत करो, आप वहाँ से कैपिटल गुड्स यानी मशीन वगैरह मंगा लो, अगर आपको स्पेयर पार्ट चाहिए तो वो भी मंगा लो, चाहे प्रोडक्शन से पहले प्री प्रोडक्शन या प्रोडक्शन के दौरान
या प्रोडक्शन के बाद अगर आपको मंगाने हैं एट 0 कस्टम ड्यूटी, आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, आप बिंदास मंगाओ, लेकिन मशीन मंगाने के बाद आपको प्रोडक्शन करने के बाद एक्सपोर्ट करना होगा। यानी आप एक्सपोर्ट करेंगे, इस शर्त पे आपको बिना कस्टम ड्यूटी चुकाए इंपोर्ट करने की अनुमति दी जाती है। ऑल्सो IGST मतलब इंटीग्रेटेड GST तो आप जानते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस ऑन इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स अंडर EPCG इज एग्जेम्प्टेड टिल 31 मार्च 2022। और साथ ही साथ ये भी कहा गया, वैसे क्या होता है, एक कंट्री से C1 से, यूँ कह लीजिए C1 से C2 में जब माल इंपोर्ट हम करते हैं, यानी हमारे कंट्री में माल हम इंपोर्ट करते हैं तो IGST लगता है, लेकिन उस IGST को भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया। हिंदी में भी पढ़ लीजिए। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स एक ऐसी योजना है जो निर्यातक को निर्यात के लिए शून्य सीमा शुल्क पर प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन के लिए स्पेयर सहित कैपिटल गुड्स के आयात की अनुमति देती है। साथ ही EPCG के तहत पूंजीगत वस्तुओं के आयात पे IGST को मार्च 31 मार्च 2022 तक छूट दी गई है। क्या आप जूनियर अकाउंटेंट एंड TRA एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? अगर हाँ, तो हम आपके लिए 3 गिफ्ट लेके आए हैं। हमारा पहला गिफ्ट है YouTube वीडियोस। हम आपको 100 से भी ज़्यादा YouTube वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे। इसमें हमने कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया है। आपको हर चैप्टर की अप्रोच मिलेगी। हमारा दूसरा गिफ्ट है, आपको PDF मिलेंगे। ये PDF कलरफुल होंगे, विद फुल डिटेल्ड होंगे। आप अपनी पेज से जब देखना चाहें तब उनको देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट गिफ्ट जो हमारी तरफ से रहेगा वो रहेगा टेस्ट सीरीज। जी हाँ, हम आपको 25 टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे। उसके द्वारा आप अपने क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। आपको अपने सही गलत क्वेश्चंस का पता लगेगा, कहाँ इम्प्रूव करना है, कहाँ स्ट्रांग है, कहाँ वीक है, आपको पूरा डिटेल उसमें पता लगेगा। ठीक है, अब ये सब आपको मिलेगा कैसे? इसके लिए नीचे हमने एक लिंक दिया है, उस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो नीचे बताए हुए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ट्रेड ऑफ विजिबल आइटम्स बिटवीन द कंट्रीज इज नोन एज, देशों के बीच में दृश्य वस्तुओं का व्यापार कहलाता है। तो जिनकी मैंने अभी बात की, मैंने कहा गुड्स, ठीक है, गुड्स कहो या मर्चेंडाइज कहो, सरल शब्दों में माल या सामान कहो। तो माल या सामान का जो खरीद बेच होता है उससे जो अंतर उत्पन्न होगा, यानी हम जो एक्सपोर्ट करेंगे और जो इंपोर्ट होगा उसका जो अंतर होगा, उसे हम कहेंगे BOT, बॉट, सुनने वाला, नॉट सुनने वाला। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड, दृश्य वस्तुओं का, जो दिखाई देने वाली वस्तुएं हैं उसका जो अंतर होता है उसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो उसके पापा हैं, वो थोड़ी उससे बड़ी चीज़ है। तो मैं अभी अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा कि BOT और BOP में क्या अंतर होता है। पर अभी के लिए अगर दिखाई देने वाली वस्तुओं का एक्सपोर्ट किया जा रहा है और इंपोर्ट किया जा रहा है तो उसका जो बैलेंस होगा वो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है। कोशिश तो करनी चाहिए हर कंट्री को कि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, बट पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो वो कहलाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। हिंदी में याद रखिएगा व्यापार संतुलन या व्यापार शेष। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं। एक तरफ लिखा हुआ है इस तरफ सीधे हाथ पे व्यापार शेष और एक तरफ लिखा हुआ है भुगतान शेष। मैं एक एक करके अंतर पढ़ता हूँ। व्यापार शेष दृश्य निर्यातों और दृश्य आयातों के बीच का अंतर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आइटमें दिखाई देती हैं उनका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो अंतर होता है वो व्यापार शेष होता है। वहीं भुगतान शेष में, भुगतान शेष एक देश के शेष विश्व के साथ सौदों का संक्षिप्त विवरण है। तो वो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है MCQ में, ये लाइन डाल देगा, एक देश का शेष विश्व के साथ जो सौदे होते हैं उनका संक्षिप्त विवरण कहलाता है। 4 ऑप्शन बना देगा, तब आप याद रखिएगा BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अच्छा, ये क्या करता है? व्यापार शेष में क्या होता है? सेकंड, यह केवल वस्तुओं से संबंधित लेन देनों को रिकॉर्ड करता है। गौर कीजिए, वस्तुओं। और यहाँ क्या है? यह वस्तुओं तथा सेवाओं से संबंधित लेन देनों को रिकॉर्ड करता है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, मैंने कहा तो इसका पापा है, थोड़ा बड़ा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट बड़ी चीज़ होती है, तो इसमें वस्तुएं भी शामिल है, सेवाएं भी शामिल है और भी तरह की चीज़ें शामिल होती हैं। यह पूंजी खातों के लेन देनों को रिकॉर्ड नहीं करता। बैलेंस ऑफ ट्रेड बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल ऑफ गुड्स। इसमें आप पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, इसके अंदर करंट अकाउंट भी होता है और कैपिटल अकाउंट भी होता है। इस तरह के वर्ड आपने और कहाँ सुने थे? अगर पार्टनरशिप पढ़ी हो तो पार्टनरशिप में आपको ध्यान है, पार्टनर्स खाते बनाने का एक तरीका होता है जिसके अंदर पार्टनर्स के करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं। तो इसी तरह बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर भी शेष विश्व के साथ होने वाले सौदों के करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं। व्यापार शेष की चौथी विशेषता है, यह या तो धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है। तो कब धनात्मक होगा ये क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन तो वो कहीं से ही बना सकता है, बस आपको थोड़ा सुनावा होना चाहिए। अगर आपके एक्सपोर्ट ज़्यादा हैं, इंपोर्ट कम है, तो ये पॉजिटिव रहने वाला है। और अगर आपके
एक्सपोर्ट जो हैं, ठीक है, मैंने पहले कहा अगर आपके एक्सपोर्ट ज़्यादा रहते हैं तो ये पॉजिटिव रहने वाला है, और अगर आपके एक्सपोर्ट अगर कम रहते हैं तो ये नेगेटिव रहने वाला है। और ये इक्विलिब्रियम भी हो सकता है, संतुलित भी हो सकता है अगर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों बराबर हों। तो यानी प्लस माइनस इक्वल कुछ भी हो सकता है, जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो आखिर में जाके इक्वल हो जाता है। जैसे हमारी बैलेंस शीटें इक्वल हो जाती है लास्ट में जाके, वैसे ही भुगतान शेष सदैव संतुलित हो जाता है अगर इसमें आरबीआई के कोष जो आरबीआई देगा या लेगा वो शो कर दिया जाए, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्वल हो जाता है। एक और बात ऊपर लिखी हुई है, ये मुझे ये हिस्सा पढ़ाना था लेकिन जब फोटो खींचा तो ये भी आ गया, तो मैंने कहा चलो इसको भी देख लेते हैं। तो ये बता रहा है भुगतान शेष के बारे में। तो जो मैं बताया था ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक तो होता है करंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट में क्या क्या आता है, वस्तुओं का आयात निर्यात का फिगर, सेवाओं के आयात निर्यात का फिगर, और चालू हस्तांतरण जो आपस में यूनिलैटरल ट्रांसफ़र किए जाते हैं वो आते हैं करंट अकाउंट के अंदर, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या आता है, जो हम उधार लेते देते हैं, बोरिंग लैंडिंग करते हैं, और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम करते देते हैं वो आपके कैपिटल अकाउंट में आता है, ठीक है। चलिए, होप मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा आपको। विद रेफरेंस टू बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स द करंट अकाउंट। तो अब जो अपन पढ़ के आए उसका अभी क्वेश्चन आ गया, ठीक है। मैं तुम्हें ये बता चुका कि बैलेंस ऑफ पेमेंट बड़ी चीज़ है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड आ जाता है, और आप जो सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो वो भी इसके अंदर आ जाता है। तो ये मिलके क्या बना रहा है, ये बना रहा है करंट अकाउंट। इसके अलावा यहाँ पे होता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है लैंडिंग, बोरोइंग, उधार लेना उधार देना, और जो फॉरेन एसेट्स का खरीद बेच करना। इसने क्वेश्चन क्या पूछा, विद रेफरेंस टू बैलेंस ऑफ पेमेंट। पहली बात तो ये क्वेश्चन बैलेंस ऑफ पेमेंट का है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द करंट अकाउंट। तो इसकी करंट अकाउंट में शामिल मदे कौन कौन सी है। तो जो अभी आप पीछे स्लाइड जस्ट लास्ट में पढ़ के आए वो वाला भी आप वापस बैक जाके देख सकते हैं। मर्चेंडाइज ट्रेड बिजनेस, बिल्कुल वस्तुओं का व्यापार, बिल्कुल वस्तुओं का व्यापार करंट अकाउंट में आता है। फॉरेन एसेट्स नहीं आता। बैलेंस ऑफ इनविजिबल, ना दिखाई देने वाली वस्तुओं का शेष आता है, बिल्कुल आता है। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट ये नहीं आता। वेल, तो इसमें ए आता है और सी आता है, तो ए और सी है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा ए और सी, ठीक है। आराम से तसल्ली से आप पढ़िएगा। और ये हमारा QR कोड है, इसे आप स्कैन करेंगे तो आप हमारा ऐप आराम से डाउनलोड कर पाएंगे। चीज़ें आसान रहेगी, वहाँ बहुत सारा फ्री कंटेंट है और कुछ कंटेंट पेड है, नॉमिनल रेट्स पे है, पर बहुत ही शानदार कंटेंट हमने बहुत ही सस्ता प्रोवाइड कराया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। और इसका वीडियो के नीचे आपको PDF मिल जाएगा, तो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो आपकी इच्छा है, वरना तो आप चाहें तो PDF डाउनलोड कर सकते हैं जो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। कई बार मैं प्रॉमिस करूँगा और ना मिले तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी लगातार स्क्रीन पर आता रहता है। एक बार फिर आप पढ़ लीजिए, BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट को कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, इसके दो अंग हैं, चालू खाता और पूंजी खाता। अब चालू खाते में क्या क्या शामिल हैं, हम जो वस्तुओं का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं वो, जो हम सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं वो, जो यूनिलैटरल ट्रांसफ़र होते हैं, जैसे हम हमारे मान लीजिए बच्चे वहाँ पे हैं, हम उनको वहाँ पे पैसे भेजें पढ़ाई करने के लिए, या वहाँ से हमारे बच्चे हमारे लिए गिफ्ट भेजें या कमाने के बाद पैसा भेजें, तो वो यूनिलैटरल ट्रांसफ़र होते हैं। इसके अलावा इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट, तो ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं किसको, चालू खाते को। और कैपिटल खाते के अंदर जो हम उधार लेते हैं बोरोइंग, और जो उधार देते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, ठीक है। ये आपस में इंटरनली बात ही नहीं चल रही है, एक देश का दूसरी पूरे विश्व के साथ जो चल रहा है, तो हम जो उनसे बोरो करते हैं और जो उनको देते हैं वो कैपिटल अकाउंट में आता है। जो हम इन्वेस्टमेंट परचेज करते हैं अदर कंट्रीज़ में, और या इन्वेस्टमेंट्स को बेच देते हैं, और इसके बाद जो लास्ट में हमारा फॉरेक्स के अंदर चेंज होता है वो, ये सब मिला के BOP को गठन करते हैं, और ये आखिर में आके संतुलित हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारा टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आता है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। कॉमर्स पॉइंट नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पे इजीली मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिए। अभी जैसे जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है, तो हमने उसके लिए 3 तरह के प्रोडक्ट तैयार किए हैं, और मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जस्ट देखिएगा। अगर आप एक बहुत सिंपल छोटे से कोर्स से स्टार्ट करना चाहें,
और क्या वैल्यू मिलेगी वो देखना चाहें तो एक हमारा 99 रुपये का कोर्स है, उसमें हमने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बैंक दिए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप अकाउंट्स का क्वेश्चन बैंक देखना चाहते हैं, आपका अकाउंट्स तैयार हो गया है, तो क्वेश्चन बैंक हम आपको मात्र 99 रुपये में प्रोवाइड कराएंगे। उसके अंदर आपको 1500 क्वेश्चन मिलेंगे, 1500 से इनफैक्ट ज़्यादा ही होंगे, और वो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में होंगे और चैप्टर वाइज होंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया गया है। इसी तरह अगर आपको मान लीजिए आपका लगता है कि मेरा अकाउंट ऑडिट तैयार हो गया है, तो आप ऑडिट के इतने ही क्वेश्चन मात्र 99 रुपये में, इस तरह किसी भी सब्जेक्ट के, जो कॉमर्स रिलेटेड 6 सब्जेक्ट हैं उन किसी भी सब्जेक्ट के आप पेपर हमसे बाय कर सकते हैं, मात्र 99 रुपये में अवेलेबल है। वेल, ये तो हो गई क्वेश्चन बैंक की बात। अगर मान लीजिए आपके पूरे सब्जेक्ट्स की, सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी हो चुकी है, तो आप हमारे 249 वाला प्रोडक्ट देख सकते हैं। एक्चुअली इसके अंदर सैम्पल पेपर्स हैं। जैसे हमें पता है कि हमारे पास 25 क्वेश्चन आते हैं हर सेक्शन से, अकाउंट्स 25, ऑडिट 25, RSR 25, तरह से 6 सब्जेक्ट हैं, तो टोटल 150 क्वेश्चन है। तो 150 क्वेश्चन जब होते हैं तो एक सैम्पल पेपर पूरा होता है, तो हमने ऐसे 50 सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराए हैं। अगर आप बहुत ही सीरियस तैयारी कर रहे हैं और अपने चांस नहीं गंवाना चाहते और जॉब लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल एडवाइस करूंगा कि आप ये 50 सैम्पल पेपर्स परचेज़ कीजिए, और मात्र 249 रुपये में अवेलेबल है। यानी अगर एक सैम्पल पेपर मात्र 5 रुपये हो गया, अगर आप हिसाब लगाएं तो, और 5 रुपये में 150 क्वेश्चन हो अबाउट दैट, और बहुत ही अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तैयारी के लिए। वेल, ये भी आपका सैम्पल पेपर रहा। इसके बाद अगर बाय द वे आप अकाउंट्स के नहीं हैं, या आपको अकाउंट्स की बहुत अच्छी तैयारी करनी है, तो हमारा अकाउंट्स का वीडियो लेक्चर्स का पूरा कोर्स तैयार है और मात्र 499 रुपये में अवेलेबल है। इसके तहत अगर आप ये 499 का कोर्स लेते हैं, तो हमने आपको सैम्पल पेपर्स फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। जो सैम्पल पेपर्स 249 की वर्थ के थे, वो भी हमने फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। तो जस्ट अगर नेट देखा जाए तो नेट ये कोर्स आपका 200 का ही हो गया, ऑलमोस्ट 200 या 250 का हो गया, इनफैक्ट 250 रुपये का हो गया। तो जस्ट मैं ये चाहता हूँ कि आप अकाउंट्स पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, और इसके अंदर 150 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स है। एक एक चैप्टर को 10-10, 12-12 वीडियो लेक्चर्स में इन डेप्थ स्टडी कराया गया है। अगर आप इनको देखने के बाद अकाउंट्स के पेपर लगाते हैं, अकाउंट्स के वीडियोस हमारे तैयार हैं इस महीने, और आने वाले महीनों में और वीडियोस तैयार होते चले जाएंगे। लगता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो सारे कोर्स आपको पूरे अवेलेबल मिले, जस्ट आप जा सकते हैं। और ये सब हमारे कॉमर्स पॉइंट ऐप पे मिलेगा। फायदे में आपको कोई दिक्कत आती है तो पर पे आप हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन बी मेड फेवरेबल इफ भुगतान संतुलन को अनुकूल बनाया जा सकता है यदि एक्सपोर्ट्स आर इंक्रीज, निर्यातों में वृद्धि की जाए, इम्पोर्ट्स आर इंक्रीज, आयातों में वृद्धि की जाए, डिवैल्यूएशन ऑफ मनी, मुद्रा का अवमूल्यन किया जाए, ए और सी। तो आप पहले बात समझ लीजिए। देखिए ये अपना भारत है मान लीजिए, ठीक है, मैं नक्शा प्रॉपर नहीं बनाना आ रहा मुझे, ये अपना भारत है, और ये है मान लीजिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इन हमारे और पूरी विश्व के बीच में जो लेन देन होते हैं उसे शो किया जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के द्वारा, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये थोड़ा अनुकूल रहे, आखिर में जाके जैसे तैसे संतुलित हो जाता है, बट ये नेचुरली अपना ठीक रहे और ये फेवरेबल रहे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, आपको एक्सपोर्ट्स बढ़ाने चाहिए और इम्पोर्ट कम करने चाहिए। तो इम्पोर्ट बढ़ाए जाएं ये उपाय तो गलत हो गया, एक्सपोर्ट बढ़ाए जाएं ये सही है। और जो डीवैल्यूएशन ऑफ मनी है, मैंने जो एलपीजी वाला चैप्टर है उसमें बताया था कि कैसे मुद्रा का अवमूल्यन करके अपन आयातों को महंगा कर सकते हैं, निर्यातों का संवर्धन कर सकते हैं। यानी इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे, इंपोर्ट्स कम कर देंगे और एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ जाएंगे। तो जो मनी डिवैल्यूएशन है उसके द्वारा भी हम अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को फेवरेबल कर सकते हैं। इसका आंसर डी रहेगा। एक बार आप एलपीजी वाला टॉपिक देख लीजिएगा, यहाँ पे कुछ और आ रहे हैं। आप एक्सपोर्ट्स को बढ़ाइए, इंपोर्ट को डाउन कीजिए, ठीक है। इसके अलावा आप अपनी मुद्रा का डीवैल्यूएशन करके, मुद्रा का अवमूल्यन करके, जो कि अब तक 3 अलग अलग वर्षों में कुल 4 बार हो चुका है, वैसे करके भी आप बैलेंस ऑफ पेमेंट को फेवरेबल कर सकते हैं। यहाँ पे आ ही गया, इंपोर्ट कंट्रोल करें, एक्सपोर्ट प्रमोशन करें, एक्सचेंज कंट्रोल करें, प्रोडक्शन ऑफ इंपोर्ट सब्सटीट्यूट। जो वस्तु आप इंपोर्ट कर रहे हो उसका प्रोडक्शन करना शुरू कर दो। जो वस्तु आप बाहर से मंगा रहे हो, तो आप देखिए इसी का तो एग्जांपल है। पहले हम पेट्रोलियम गुड्स मंगाते थे, पेट्रोल की हमें बहुत ज़रूरत होती थी। अब ईवी आ गए हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए हैं, तो हमारी जो पेट्रोलियम पे डिपेंडेंस है वो कम होती जा रही है। यानी हमने उसका पेट्रोलियम का
सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया, उसका प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया, तो अब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट थोड़ा फेवरेबल है और आगे जाके हम फेवरेबल हो जाएगा। इसीलिए हमारी ग्लोबली वर्ल्ड इकोनॉमी में ताकत बढ़ती जा रही है, ठीक है। और आप अपनी मौद्रिक पॉलिसी या पूंजी बाजार संशोधन करके भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मेन हर्डल ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन इज, मतलब हम ये तो कहते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ाएं, निर्यातों को बढ़ावें, लेकिन इसके अंदर मुख्य बाधा क्या आ रही है? पहला है इंक्रीज इन इंटरनल डिमांड, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, कंपटीशन, ऑल ऑफ द अबव। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है और इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है। निर्यात बढ़ाने में ये सारी दिक्कतें आती है। एक तो हमारे यहाँ इंटरनल डिमांड ही बहुत ज़्यादा है। अब हमारा जो देश है 145 करोड़ तो हमारे देश में ही आबादी है, तो जो बनता है अधिकतर तो हम खुद ही खा जाते हैं। इसका फ़ायदा भी है, यानी हमारा जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हम एक एक्सपोर्ट बेस्ड कंट्री नहीं है, जैसे कुछ लोग एक्सपोर्ट बेस्ड कंट्री होते हैं। हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन ही बहुत ज़्यादा है, तो एक्चुअली क्या है, हम खुद ही खा जाते हैं, तो हमारे पास निर्यात करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए कम बचता है। तो एक तो मुख्य दिक्कत ये है। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ जो उत्पादन के साधन है वो हमारे थोड़ी टेक्नोलॉजी पुरानी है, तो हमारे यहाँ प्रोडक्शन कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा आती है। चाइना में हर घर में फैक्ट्री है, हर बंदा वहाँ स्किल्ड है, कहते हैं कि वहाँ उनकी स्किल का लेवल हमारे से 6 गुना है, तो वहाँ उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम आती है, हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा आती है, इसलिए हमें एक्सपोर्ट करने में दिक्कत आती है। कंपटीशन तो है ही है, सारी कंट्री हैं, हर कोई मान लो बेचने में लगा हुआ है। जैसे एक बाज़ार में 10 दुकानें होती है, तो वैसे ही मान लीजिए 10 कंट्री है, सब बेचने में लगे हुए हैं, तो आपस में जो कंपटीशन होता है उस वजह से भी निर्यात संवर्धन में दिक्कत आती है। तो ये सारी रीज़न हैं। अगला क्वेश्चन है स्पेशल ड्राइंग राइट इज़ कंसर्न विद, ये एक SDR वर्ड होता है। इस SDR के लिए आप एक वर्ड और याद रखिएगा, पेपर गोल्ड। इसको पेपर गोल्ड भी बोलते हैं। तो इस शब्द का संबंध किससे है? IMF से, वर्ल्ड बैंक से, WTO से या IDA से? तो इसका संबंध है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने गोल्ड, US डॉलर के अलावा एक स्पेशल चीज़ इजाद कर रखी है, वो है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। इससे क्या होता है, जो IMF के मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके पास जितने SDRs होंगे, ज़रूरत पड़ने पे वो उतना अमाउंट वहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपके फॉरेक्स का हिस्सा माने जाते हैं और इसे पेपर गोल्ड की संज्ञा दी जाती है, तो आप इसे अच्छे से याद करेंगे। इसका संबंध IMF से है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों की डिमांड पे बुक फाइनली पब्लिश कर दी गई है। जैसे सबको पता है, फिर भी बताता हूँ मैं। वैसे मैंने 50 सैम्पल पेपर्स ऑफर किए थे और वो आपके पास ऐप के अंदर अवेलेबल थे, यानी सॉफ्ट कॉपी के तौर पे थे। आप आराम से उनको देख सकते थे। PDF में काफ़ी कलरफुल से थे, बट बहुत लोगों को पसंद आने के बाद भी कई लोगों का ये कहना था कि सर हमें एग्ज़ाम टाइम के लिए भी और हमें बुक से सूट नहीं होता है, तो आप बुक निकालिए। तो 50 सैम्पल पेपर की बुक का साइज़ तो बहुत ज़्यादा हो रहा था। इवन जैसे मैंने अभी 10 सैम्पल पेपर निकाले हैं, तो इसमें भी नंबर ऑफ पेजेस 360 हैं। जी हाँ, 360 इतने पेजेस अभी ही हो गए हैं। तो शायद अगर 50 पेपर की निकालता तो शायद 1800 पेजेस के आसपास हो जाते। तो इसीलिए इतनी बड़ी बुक मैं नहीं निकालना चाह रहा था, बट फाइनली अभी 10 सैम्पल पेपर तो निकाल ही दिए हैं। इसके अंदर आपके 1500 MCQ हैं। मैं कुछ फीचर्स आपको बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाएँ। ये बुक का जस्ट फ्रंट कवर है। तो इसके अंदर आपको 1500 MCQ मिलेंगे, 10 सैम्पल पेपर मिलेंगे। ये सेकंड पार्ट, जिसको आप कॉमर्स वाला पार्ट कह सकते हैं, उसके लिए है। बाय द वे ये पूरा कॉमर्स नहीं है, पर पार्ट सेकंड के लिए निकाला है मैंने। हर क्वेश्चन, जी हाँ, हर क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है। एक और बात कि हर क्वेश्चन के नीचे इन डेप्थ सॉल्यूशन हमने डिटेल से दिया है, इसीलिए इतने पेजेस लग गए हैं। वरना मैंने खुद भी कभी सैम्पल पेपर्स पढ़े हैं मेरी पढ़ाई के दौरान, तो 10 सैम्पल पेपर 100-120 पेजेस में आ जाते हैं। पर एक तो ये हिंदी इंग्लिश हो गया, तो डुअल लैंग्वेज होने की वजह से वैसे ही क्वांटिटी डबल हो गई। फिर हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन किया है, दैट्स वाई वो ज़्यादा हो गया है। फिर भी जैसे मैंने हमेशा कहा है, आप इन क्वेश्चनों को लगाइए। एक और बात, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो 50 सैम्पल पेपर्स थे, ठीक है, जो 50 सैम्पल पेपर्स थे वो क्वेश्चन, और अभी ये जो मैं 10+40 का मॉडल दे रहा हूँ, ये दोनों क्वेश्चन सेम है। अगर आपने वो ले रखे हैं, आप मोबाइल में कंफर्टेबल हैं, तो आपको दोबारा किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप बुक एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो ठीक है। तो ये 10+40 मॉडल क्या है, यानी 50 में से 10 क्वेश्चन तो मैंने हार्ड कवर बुक के तौर पे प्रोवाइड करा दिए हैं और 40 क्वेश्चन फ्री में आपको अभी भी मिलेंगे।
तो बहुत ही नॉमिनल सा प्राइस रखा है, 360 रुपये रखा है। यानी आपके पास एक तरह से दो चॉइस हो गए कि आप 250 रुपये दीजिए और 50 के 50 सैम्पल पेपर सॉफ्ट कॉपी के तौर पे ले लीजिए, या फिर आप ऐसा कीजिए कि 360 रुपये खर्च कीजिए, आपको बुक होम डिलीवर होगी, 4 से 6 दिन में होम डिलीवर हो जाएगी। आप हमारे ऐप के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं या अमेज़न के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं। हाँ, ये है कि ये बुक अभी 2025 तक, ये 2025 नहीं 2024 तक ओपन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। उसके बाद हम 1-2 साल जब हमारा नाम हो जाएगा उसके बाद हम ओपन मार्केट में लॉन्च करेंगे। टिल देन अभी ये आप डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं ऐप के थ्रू या अमेज़न के थ्रू, वहाँ से आपको 3 से 6 दिन में डिलीवर हो जाएगी। जस्ट एक आखिरी बात, इसके अलावा ये बुक का जैसे ऐसे बैक कवर है, यहाँ पे देखो आप प्राइस लिखा हुआ है, यहीं पे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखे हुए हैं। एंड ये कि हमारे और डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। धीरे धीरे हम, अगर इस बुक का वैसे अच्छा रिस्पांस आना शुरू हो गया है तो मैं बहुत कमिटेड हूँ कि बाकी अब धीरे धीरे हम सारे प्रोडक्ट्स को ऑफलाइन लाएंगे और फिर ओपन मार्केट में भी लाएंगे। तो बाकी सब्जेक्ट आप जैसे स्टैटिस्टिक, इंडियन इकोनॉमिक्स, जूनियर अकाउंटेंट का जो अकाउंटेंसी एग्ज़ाम है, ऑडिट हुआ, GF&AR हुआ, RSR हुआ, ये सब भी प्रोडक्ट आप हमारे ऐप पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बैलेंस ऑफ ट्रेड फिर से आ गया, लेकिन फिर देखो क्वेश्चन घुमा दिया। इसने कहा, हाँ पूछा, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज कंसर्न विद, मतलब कभी आप ये शब्द अगर सुनते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार संतुलन या व्यापार शेष, तो इस शब्द का संबंध किससे है? घरेलू व्यापार से बिल्कुल नहीं, स्थानीय व्यापार से बिल्कुल नहीं, विदेशी व्यापार से हाँ, क्षेत्रीय व्यापार से नहीं। ठीक है, तो इसका जो संबंध है वो है फॉरेन ट्रेड से। व्हेन वी से बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो वी आर टॉकिंग अबाउट फॉरेन, है ना, हम विदेश के बारे में बात कर रहे हैं, हम विदेशी व्यापार फॉरेन ट्रेड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, अ प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग अ कमोडिटी इन अ फॉरेन मार्केट एट अ प्राइस लोअर देन द डोमेस्टिक प्राइस एंड इवन एट इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टू कैप्चर फॉरेन मार्केट इज नोन एज, आराम से पढ़िए, एक विदेशी बाजार में किसी माल को घरेलू कीमत से कम पर बेचने का प्रयास, और यहाँ तक कि विदेशी बाजार में धाक बिठाने के लिए माल को उत्पाद की लागत पर भी बेच दिया जाए, तो इसे कहते हैं। पहले अपन एग्जाम्पल समझो, मान लो एक कंट्री है चाइना। ठीक है, चाइना मान लीजिए कंप्यूटर बनाता है, ठीक है, और उसकी लागत आती है, मान लेते हैं 10,000, कहानी है। ठीक है, और थोड़ी देर रुपए में बात कर लेते हैं, क्योंकि चाइना में वैसे युआन चलता है। ठीक है, मान लीजिए चाइना कंप्यूटर बनाता है 10,000 रुपये में। ठीक है, और वो वहाँ पे चाइनीज़ मार्केट में उसको बेचता है 20,000 में, लेकिन चूंकि उसे भारत के बाज़ार पे कब्जा जमाना है, तो वो भारत में बेचने लग गया 15,000 में। अब आप देखो, खुद के बाज़ार में तो बेच रहा है वो 20,000 में, लेकिन हमारे भारत में डंप कर रहा है, हमारे भारत में बेच रहा है मात्र 15,000 में। यहाँ तक कि अगर उसे भारत का बाज़ार हथियाना ही है तो इस हद तक वो उतर जाए कि वो भारत में 10,000 में ही कंप्यूटर देने लग जाए, यानी अपनी लागत पे ही देने लग जाए, तो वो क्या कहलाता है? इसे कहते हैं डंपिंग। वैसे डंपिंग यार्ड क्या होता है? डंपिंग यार्ड जहाँ पे अपन कचरा पटक रहे हैं, तो वो कंट्री जो मान लीजिए हमारे देश में अपना बाज़ार पे आधिपत्य जमाना चाहता है, मार्केट को कैप्चर कर लेना चाहता है, तो अपने देश से भी सस्ता माल हमारे यहाँ पे बेचता है, या इवन कॉस्ट प्राइस पे भी बेचने लग जाता है, तो इसे कहते हैं डंपिंग, राशिपातन। वैसे और वर्ड थे गॉजिंग, फॉर्जिंग, फॉरफिटिंग, सेंध लगाना, जालसाजी करना, हड़पना, तो इसके लिए बिल्कुल तय वर्ड है राशिपातन, डंपिंग। डंपिंग से बचने के लिए वैसे फिर जिस कंट्री में डंपिंग हो रही है वो कंट्री फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है, तो ये सब आप फॉरेन ट्रेड में पढ़ेंगे, जब आप डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी के लिए डंपिंग वर्ड आप याद रख लीजिए। डंपिंग बेसिकली क्या होती है? exporting a product at a price that is lower the foreign market that price charged in the exporters domestic market। ठीक है, मैंने बताया ना, चाइना अपने डोमेस्टिक मार्केट में जिस भाव पे वस्तु दे रहा है उससे भी सस्ती वस्तु मान लो वो हमारे कंट्री में देने लग जाए, तो वो डंपिंग ट्राई कर रहा है। ऐसी डंपिंग हम भी ट्राई कर सकते हैं। इंडिया में जो भाव हम रख रहे हैं उससे सस्ता भाव जब एक्सपोर्ट करें, रखने लग जाए, तो उसका मतलब हम भी डंपिंग कर रहे हैं। ठीक है, सो होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। राशिपातन नाम याद रखिएगा। ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, प्ले स्टोर से कर सकते हैं, या इस QR कोड को यहीं से स्कैन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। अपने सुझाव, शिकायतें और भी कुछ कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।